हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दर्शन प्रकाश चंद दुगड़। मैंने यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा में 138वीं रैंक हासिल की है। मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के आर्नी तहसील से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वहीं से कंप्लीट की। उसके पश्चात मैंने 2016 में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग किया है शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अमरावती से। और इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 2 वर्ष जॉब किया है शाहपुर जी पालून जी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में। और 2018 से मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की है। सिविल सर्विसेज की जर्नी मेरी जो जर्नी है ये काफ़ी यूनिक रही है, क्योंकि मैंने सोचा तो 2015 में ही था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं, लेकिन कुछ कारणवश मैं तैयारी शुरू नहीं कर पाया और मुझे नौकरी लेनी पड़ी। नौकरी लेने के बाद मैंने 2 वर्ष नौकरी की। नौकरी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि कुछ ज़िंदगी में मिसिंग है, कई तो वॉइड है। तो उस वॉइड को फिल करने के लिए मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। और 2018 में मैंने जब तैयारी शुरू की तो सबसे पहले मेरा फोकस यही था कि प्रीलिम्स को क्लियर करना है। और प्रीलिम्स की तैयारी करते करते सबसे पहले अगर मैं प्रीलिम्स की तैयारी की बात अगर आपसे करना चाहूँ तो कोई भी कैंडिडेट सबसे पहले सिलेबस को देखे, सिलेबस को अच्छी तरीके से एनालाइज़ करे, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखे, क्वेश्चंस को देखकर ये जाने कि किन टॉपिक्स पे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, और उन टॉपिक्स पे फोकस करें। जैसे कि सबसे पहले अगर आपको पढ़ाई शुरू करनी है तो आप लक्ष्मीकांत से शुरू कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत और 11th स्टैंडर्ड का एक NCERT आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। पहली रीडिंग में मेरी यह सलाह है एस्पेरेंट से कि वो नोट्स पहली रीडिंग में ना बनाएं। जनरली आप 1-2 रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद आपको जो लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जो लगते हैं उनके ही आप नोट्स बनाएं। बाकी सारे टॉपिक्स आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, आप मल्टीपल रीडिंग्स करोगे तब। दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए। तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है। वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। इंडियन पॉलिटी के बाद हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स के लिए आप 11th स्टैंडर्ड का मैक्रो इकोनॉमिक्स का NCERT से स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की NCERT काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स के सीधे क्वेश्चन वहाँ से उठकर आ रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में वहाँ से सीधा उठकर आए हैं। तो मेरी यही सलाह है एस्पिरेंट से कि वो उसे ना छोड़े। उसके साथ साथ किसी भी कोचिंग का या फिर कोई रेफरेंस बुक आप रेफ़र कर सकते हो वैल्यू एडिशन के लिए, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रीलिम्स का, तो इसे आप ना छोड़ें। इसके बाद क्वेश्चंस को देखकर ही आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। जैसे बैंकिंग है, मनी एंड बैंकिंग है, उसके बाद में गवर्नमेंट बजटिंग है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है। ये सारे टॉपिक्स काफ़ी समय हर साल लगभग पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स पे फोकस करें। इसके साथ साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की एक प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। आप जितना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रैक्टिस करोगे उतना आप एक्सेल करोगे प्रीलिम्स में। तो मेरा तो यही स्ट्रैटेजी था। मैं पहले रिसोर्सेज से पढ़ लेता था। पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर की यूपीएससी के एग्ज़ाम में, उन पे मैं फोकस करता था। उसके बाद में मैं कोचिंग के मटेरियल, जो कोचिंग के क्वेश्चंस आते हैं, विजन की टेस्ट सीरीज़ हो गई या कोई भी दूसरी कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ है जो आपको अच्छा लगता है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद अगर सोर्सेज की बात की जाए तो हम आते हैं आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इन सब टॉपिक्स पे। हिस्ट्री की प्रिपरेशन में हिस्ट्री 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आप NCERT से स्टार्ट कर सकते हो। तमिलनाडु बोर्ड की एक NCERT आती है, उसे आप रेफ़र कर सकते हो। उसके साथ साथ 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड की आर पास करके NCERTs है, उन NCERTs को आप रेफ़र करें। वहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि लास्ट ईयर एक अशोका का क्वेश्चन पूछा गया था 2020 की परीक्षा में। वो क्वेश्चन एक पैराग्राफ में दिया हुआ था। एक पैराग्राफ में वो पूरा क्वेश्चन वर्बैटिम वैसा की वैसा वहाँ से उठाकर पूछा गया है।
ऐसे काफ़ी सारे सवाल आपको 6th 7th और 8th की एनसीईआरटीज़ में मिल जाएंगे। 6th की एनसीईआरटी एंशिएंट के लिए है, 7th की एनसीईआरटी मिडिवल के लिए और 8th की एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया के लिए है। उसके साथ साथ मिडिवल के लिए आप थीम्स 2 और एंशिएंट के लिए थीम्स 1 की एनसीईआरटी भी रेफ़र कर सकते हैं। थीम्स की एनसीईआरटी काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुकी है क्योंकि सिलेबस चेंज होने के बाद उनमें से भी काफ़ी सारे सवाल प्रीलिम्स और मेंस में पूछे गए हैं। जैसे लास्ट ईयर का पर्शियन लिटरेचर का सवाल हो या फिर फिलोसॉफी और ट्रेडिशन ने मोन्यूमेंट्स को कैसे शेप किया है वो सवाल हो। इन सारे सवालों को आप अगर इन एनसीईआरटीज़ को आपने पढ़ा है तो आप अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाते हैं और एक अच्छा नंबर लेकर आ पाते हैं एग्ज़ाम में। इसके साथ साथ एनसीईआरटीज़ के साथ साथ मॉडर्न इंडिया के लिए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया राजीव अहिर जी का स्पेक्ट्रम नाम का एक स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का एक किताब आता है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसमें जो टेबल्स दिए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेबल्स में आपको ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएगी, कांग्रेस के सेशंस मिल जाएंगे, जो सोशल रिफॉर्मर्स है पुराने उनकी ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने क्या क्या काम किया, क्या अच्छा काम किया, तो ये सारे सवाल आपको वहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इस बुक को आप जल्दी से जल्दी कवर कीजिए पढ़कर, और उसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स अगर आप बना पाते हो तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आप पूरी बुक रिवाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 500-600 पेजेस का बुक है। इतना बड़ा बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप उन्हीं चीज़ों का शॉर्ट नोट बनाइए जो चीज़ें आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ ना सको, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मिडिवल हिस्ट्री। इनके शॉर्ट नोट्स टर्म्स के आप एक कंपाइलेशन बना सकते हो। जैसे लास्ट ईयर बनियान पूछा गया था, मिरासीदार पूछा गया था, बनिया पूछा गया था, मिरासीदार पूछा गया था। तो ये सारे सवाल आप वहाँ से अटेम्प्ट कर पाओगे आसानी से। और प्रीवियस ईयर का अगर ट्रेंड देखा जाए तो मिडिवल हिस्ट्री काफ़ी मतलब एस्पायरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री को कैसे कवर करें, मिडिवल हिस्ट्री में इतना सब कुछ दिया है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे ओपिनियन में मिडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, उसके बाद में मुग़ल एरा, और उसके बाद में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले हैं, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर, गोथिक आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें आप रेफ़र कर सकते हो। इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि सवाल सीधा सीधा यहाँ से उठकर आ रहे हैं। विजयनगर और बहमनी एम्पायर, ये दोनों चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 2021 की प्रीलिम्स परीक्षा में विजयनगर के ऊपर काफ़ी सारे सवाल पूछे गए, और अगर किसी ने थीम्स की एनसीईआरटी पढ़ी हुई होती तो उसने वो सारे सवाल सही किए होते। इसके साथ साथ एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के लिए और कोई रिसोर्स पढ़ने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। आप जो कोचिंग के टेस्ट्स अटेम्प्ट करते हो वहाँ से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो अपने रिसोर्सेज पर, और टाइमलाइन पे एक फ़ोकस होना चाहिए। टाइमलाइन अगर आपकी क्लियर हो तो काफ़ी सारे सवाल आप टाइमलाइन से भी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री है तो एंशिएंट हिस्ट्री में अशोका का एरा, गुप्ता एरा, हर्षा एरा और महाजनपद, इनकी ब्रीफ आइडिया आपको है तो आप एंशिएंट के आने वाले सवाल काफ़ी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे और वहाँ पे आप गलती नहीं करोगे। इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर की अगर बात की जाए तो आर्ट एंड कल्चर के लिए फ़ाइन आर्ट्स का एक एनसीईआरटी आता है 11th स्टैंडर्ड का, उसको आप रेफ़र कर सकते हो। उसके साथ साथ मैंने नितिन सिंघानिया के लिए नितिन सिंघानिया से कुछ टॉपिक सिलेक्टिवली रीड किए थे, जैसे कि पेंटिंग्स हो गई, डांस फॉर्म्स हो गए, फोक लोर्स, फोक आर्ट्स, फोक डांसेस, फोक म्यूज़िक, एम्ब्रॉयडरी, फिर फेस्टिवल्स, और उसके साथ साथ भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट्स। उसके बारे में भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट्स के बारे में नितिन सिंघानिया में काफ़ी अच्छे से जानकारी दी गई है, जिससे आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चंस को। इसी के साथ साथ हम आते हैं अभी नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है एनवायरनमेंट। एक रीज़न ये भी है कि फॉरेस्ट सर्विसेज और इंडियन सिविल सर्विसेज दोनों की परीक्षा एक साथ में ली जाती है, तो एनवायरनमेंट जो सेक्शन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एनवायरनमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अराउंड 18 to 20 क्वेश्चन आपको एनवायरनमेंट से मिलेंगे, स्टैटिक और करंट अफेयर्स मिलाकर। तो स्टैटिक की बात की जाए तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, तो आप 12th स्टैंडर्ड का एक एनसीईआरटी आता है, उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स 13, 14, 15, 16 से स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ से आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो, और बेसिक्स को क्लियर करने के बाद आप शंकर IAS की बुक हो या फिर कि कोई भी बुक आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छे से रिसोर्सेज दिए गए हैं, काफ़ी ल्यूसिड वे में दिया गया है, ऐसी कोई भी बुक आप रेफ़र कर सकते हो। और एनवायरनमेंट पे अगर फोकस करना है तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो है उन पे आप ज़्यादा जोर दीजिएगा, उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ इंडियन एक्ट्स हो गए,
जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की। DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। पेसा एक्ट है 1996 का, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 का। ये सारे एक्ट्स इम्पॉर्टेंट रहे हैं। इनमें से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं पिछले गत कुछ वर्षों में। तो आप इन सवालों को इन एक्ट्स के द्वारा अच्छे से कर पाओगे। इसी के साथ साथ इन्वायरमेंट में करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ें हो रही है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स आप न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू या कोई भी न्यूज़पेपर आपको जो अच्छा लगता है उसको आप रेफ़र कर सकते हो। उसके साथ साथ आप कोई भी मैगज़ीन रेफ़र कर सकते हो, किसी भी कोचिंग का, या फिर आप खुद भी नोट्स बना रहे हो जो वो नोट्स भी आप रेफ़र कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। और पिछले कुछ सालों में प्रीलिम्स की एग्ज़ाम में यह ट्रेंड रहा है कि करंट अफेयर्स उतना इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं रहा है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक तो पुराना करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, या फिर ऐसा करंट अफेयर्स आ रहा है कि जो मैगज़ीन्स में कवर नहीं हो पा रहा है, जो सिर्फ न्यूज़पेपर से आप कवर कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स पे मेरा ज़ोर जो था, मैंने मैगज़ीन कवर की और न्यूज़पेपर पढ़े, लेकिन मेरा इतना ज़ोर करंट अफेयर्स पे नहीं था। प्रीलिम्स के लिए तो भी एटलीस्ट, मेंस के लिए मैंने काफ़ी अच्छी तैयारी की थी करंट अफेयर्स के लिए, और जो सवाल सीधे उठ कर आए थे वो मैं काफ़ी अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर पाया था वहाँ पर। लेकिन प्रीलिम्स के लिए जब आप देखोगे तो आप स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड कीजिए, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और एनवायरनमेंट। इन सब्जेक्ट्स पे आपकी एक कमांड आ जाएगी तो आप को प्रीलिम्स क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और करंट अफेयर्स साथ साथ में आप तैयारी कीजिए। टॉपिक्स को फ़िल्टर करना ज़रूरी है। यूपीएससी की तैयारी में ये कहा जाता है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी होती है। एवरीथिंग अंडर सन कैन बी आस्क्ड इन एग्ज़ाम। सो ऐसा नहीं है। मतलब आप अगर सिलेबस को देखकर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को फाइंड आउट कर पा रहे हो, कंटेंट को अगर आप फ़िल्टर कर पा रहे हो, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे मैं और मेरा एक मित्र था पुष्कर और अभी जैन, तो हम तीनों ने एक ग्रुप बनाया। हम लोग तीनों ग्रुप में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने कंटेंट को फ़िल्टर करना सीखा, और कंटेंट को फ़िल्टर करके हम लोगों ने फिर रीडिंग की। तो हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स काफ़ी समय पढ़े, उन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया, और रिवाइज़ करके हम लोग उन क्वेश्चंस को सही कर पाए। तो यही स्ट्रैटेजी मेरी रही है कि आप कंटेंट को फ़िल्टर कीजिए, इंपॉर्टेंट कंटेंट को फाइंड आउट कीजिए, उसी पे फोकस कीजिए रादर दैन रीडिंग एवरीथिंग। फ्रिंज चीज़ें हम लोग पढ़ने में लग जाते हैं और फिर बोलते हैं कि यूपीएससी का तैयारी काफ़ी लेंदी है, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो ये एस्पायरेंट्स पे डिपेंड करता है कि उन्हें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज पढ़ने हैं। लेकिन मेरी यही सलाह रहेगी कि आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें, उन्हीं को बार बार पढ़ें, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स की जब तैयारी करें तो उसे फ़िल्टर्ड वे में तैयारी करें। और प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफ़िक जो तैयारी है उसमें आप सब्जेक्ट्स को पढ़ें, सेक्शनल टेस्ट्स दें, सेक्शनल टेस्ट देने के बाद फुल लेंथ टेस्ट्स अटेम्प्ट करें। टेस्ट्स आपको मैक्सिमम देने हैं। मैक्सिमम टेस्ट जब आप दोगे तो एक आप में अलग ही एक आत्मविश्वास आपके अंदर निर्माण होगा, और इस आत्मविश्वास से आप डी डे को भी आसानी से क्लियर कर लोगे। डी डे के दिन एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर लोगे। तो वही है, पढ़ो, रिवाइज़ करो और मल्टीपल टेस्ट्स को अटेम्प्ट करो। प्रीलिम्स का तो यही मंत्रा रहा है। आजकल देखा जाए तो पिछले 2 वर्षों में प्रीलिम्स काफ़ी डाइसी हो चुका है। तो अगर आप एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करने वाले कैंडिडेट हो तो आप कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके भी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। या आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, या आप रिस्क लेकर 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अच्छी तरीके से अच्छे नंबर ला पा रहे हो, या फिर आप एक्यूरेसी वाले कैंडिडेट हो। या आप आइडेंटिफाई टेस्ट्स के थ्रू कर सकते हो, और उसी के साथ आप एक ऑप्टिमम अटेम्प्ट पे आ सकते हो कि आप कितना आपका मैक्सिमम अटेम्प्ट एग्ज़ाम में होना चाहिए। तो ये आपको टेस्ट के थ्रू पता चलेगा। मेरी स्ट्रैटेजी यही रही थी कि मेरी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं थी, 60-65% एक्यूरेसी होती थी। तो मैंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था। और जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको अगर नहीं भी पता है उस क्वेश्चन के बारे में, या आपको उस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप एलिमिनेशन की टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। एलिमिनेशन में आपको यह देखना है कि कौन से ऑप्शन इस आंसर में नहीं आने चाहिए। जैसे कि 2017 में एक सवाल पूछा गया था कि
मालविका अग्निमित्रा जो है एक मालविका अग्निमित्रा एक बुक लिखा गया है कालिदास जी के द्वारा। तो ये बुक किसके ऊपर है? तो ये मालविका और अग्निमित्रा, इन दो शब्दों को अगर आप तोड़ोगे तो एक मालविका किसी स्त्री का नाम आता है और अग्निमित्रा किसी पुरुष का नाम आता है। तो यहाँ से जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में कुछ दिया था कि ये क्या यह एक लव स्टोरी है, क्या यह एक राज्यशास्त्र की कोई किताब है, क्या कोई अर्थशास्त्र की किताब है। तो ये सारे ऑप्शंस अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, इन दोनों नामों को तोड़कर ही आप मतलब एलिमिनेट कर पाते। इन दोनों नेम्स को अगर आपने तोड़ दिया तो आपको पता चलता है कि ये ये एक कपल की कहानी है। तो एक कपल की कहानी है तो आप सीधा यहाँ पे लव स्टोरी मार्क कर सकते थे। जैसे 2021 के प्रीलिम्स में एक सवाल था 64 योगिनी माता के मंदिर पे। तो उसमें यह दिया गया था कि यह एकमात्र मंदिर है दुनिया में जो सर्कुलर है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी दुनिया में एकमात्र कोई मंदिर हो जो सर्कुलर है। तो उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते थे। उसके बाद में यह दिया गया था कि 64 योगिनी टेम्पल बिलोंग्स टू वैष्णवाइट ट्रेडिशन। अब चूँकि यह माता जी का मंदिर है तो यह विष्णु भगवान की पूजा तो यहाँ पे मतलब की नहीं जानी चाहिए। ये लॉजिक से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। तो इन दो ऑप्शंस के बारे में आप अगर स्टेटमेंट्स को सही से पढ़ते तो भी आपका क्वेश्चन सही से मतलब स्टेटमेंट को सही से पढ़ते तो आपका आंसर आ जाता। तो यही टेक्निक को आपको मास्टर करना है और इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको काफ़ी सारा ट्रेंड पता चलेगा, हिंट्स पता चलेगी। उन हिंट्स पे आपको काम करना है और काम करके डी-डे के दिन अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज़ किए। तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शन से नहीं है। वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहाँ पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूँ इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। चूँकि मैंने बात की है ट्रेंड्स की, तो ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर के प्रीलिम्स के पेपर में जो क्वेश्चन दिए होते हैं, क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस होते हैं। तो 4 ऑप्शंस में से नेक्स्ट ईयर उन्हीं ऑप्शंस में से उठकर सवाल आ रहे हैं। तो आपको यह करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस को भी आप देखो, ऑप्शंस में क्या दिया गया है, ऑप्शंस के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लो। क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर उन्हीं ऑप्शंस पे क्वेश्चन आता है तो आप बेटर पोजीशन में रहोगे कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। जैसे 2019 की एग्ज़ाम पे नुब्रा वैली, नुब्रा रिवर जो था उसके ग्लेशियर के बारे में दिया गया था। जैसे सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा रिवर निकलती है दिया गया था। 2020 में यही पूछा गया कि नुब्रा वैली कहाँ सिचुएटेड है। तो अगर किसी ने 2019 का पेपर एनालाइज़ किया होता तो वहाँ पे उसे डायरेक्टली पता चल जाता कि नुब्रा वैली सियाचिन ग्लेशियर के आसपास में है और नुब्रा वैली के नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये सवाल वहाँ से आसानी से किया जा सकता था। उसी के साथ साथ क्रिस पार CAS 9 का जो सवाल है जो 2019 में आया, 2019 के बाद में 20 में फिर से क्रिस पार CAS 9 क्या है ये पूछा गया। 19 में कुछ ऑप्शन में दिया गया था, वहाँ पे अगर किसी ने 19 के बाद ऑप्शंस को अगर सर्च किया होता, ऑप्शंस के बारे में पढ़ा होता तो वो आसानी से 2020 में सवाल अटेम्प्ट कर पाता। इसी के साथ साथ काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। जैसे 2019 का एक क्वेश्चन 2021 में सीधा वैसे ही पूछा गया। तो काफ़ी सारी आपको हेल्प वहाँ पे भी होगी। तो लास्ट में मैं यही एस्पिरेंट से कहना चाहूँगा कि आप सब्जेक्ट्स को पढ़ें, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें, उन्हीं रिसोर्सेज को बार बार पढ़ें। पढ़ने के बाद सेक्शनल टेस्ट दे, सेक्शनल टेस्ट के बाद फुल लेंथ टेस्ट दे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें टेस्ट्स की। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हें एनालाइज़ करें। उन्हें एनालाइज़ करके उनसे क्या ट्रेंड आपको दिख रहा है वो एक फाइंड आउट करें। उसको फाइंड आउट करके आप अच्छी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में कर पाओगे। इसी के साथ साथ मैं मतलब प्रीलिम्स की मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।